साल्ट क्या होता है? तो अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो जल के अलावा जो भी उत्पाद बनता है उसे लवण कहा जाता है। अम्ल व क्षार की यानी कि एसिड व बेस की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो जल के अलावा जो भी बनता है उसे लवण कहा जाता है। और लवण का सामान्य एग्जाम्पल लूण, साधारण नमक आप जानते हो। इसके साथ साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। आप अम्ल व क्षार को मिलाओगे तो एक ऊर्जा बाहर निकलेगी, एक एनर्जी बाहर निकलेगी। इस एनर्जी का मान होता है 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.3 किलो जूल एनर्जी होती है। यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल हो 1 ग्राम तुल्यांक क्षार हो तब इतनी ऊर्जा होती है। ज्यादा अम्ल ज्यादा क्षार लोगे तो ज्यादा निकलेगी। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, साथ में एनर्जी बनती है और इस ऊर्जा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है। अब देखो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। इसी प्रकार से क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। अम्ल 2 प्रकार के, क्षार 2 प्रकार के। और अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो देखो, तो लवण है वो 4 प्रकार का हो सकता है कि अम्ल और क्षार मिले हैं। अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड हो और क्षार क्या हो, स्ट्रॉन्ग ही क्षार हो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो इस प्रकार से यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ लवण है। यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जो लवण बनता है उसको कहेंगे एसएएसबी प्रकार का, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ लवण। अब देखो, हो सकता है कि एसिड तो स्ट्रॉन्ग ही है लेकिन बेस अब की बार क्या हो गया, वीक हो गया। तो इस प्रकार के लवण को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ लवण। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार की बात करें, अब की बार वीक तो एसिड हो गया लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है। और चौथी कंडीशन ये आ सकती है कि वीक एसिड और वीक ही बेस हो। तो लवण है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ। तो लवण है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब अपने एक एक कर कर सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ लवण। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो दुनिया में 7 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और ये कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HClO4, उसके बाद में नंबर आता है HI का, HI के बाद में नंबर आता है HBr का, HBr के बाद में नंबर आता है H2SO4 का, H2SO4 के बाद में नंबर आता है HCl का, और HCl के बाद में नंबर आता है HNO3 का, और HNO3 के बाद में नंबर आता है पिक्रिक एसिड का। और पिक्रिक एसिड होता है वो एकमात्र ऑर्गेनिक एसिड होता है जो स्ट्रॉन्ग है। पिक्रिक एसिड एकमात्र ऑर्गेनिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है। पिक्रिक एसिड जानते हो आप, ये साइक्लोहेक्सेन है, बीच में इस प्रकार से बना दे तो ये बेंजीन बन जाती है, बेंजीन के ऊपर छोड़ दे तो ये फिनोल बन जाती है। और यहाँ पर 2 पर 4 पर और 6 पर नाइट्रो समूह जोड़ दिया जाए तो इसे कहा जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड कहा जाता है। और नाइट्रो समूह के -I व -M प्रभाव के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एकमात्र स्ट्रॉन्ग एसिड है पिक्रिक एसिड। इसका कारण क्या है कि इसमें NO2 समूह, 3 NO2 समूह के -I व -M प्रभाव के कारण, यानी मेसोमेरी को ये इंडक्टिव प्रभाव के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। इसी प्रकार से जो बच गए वो सभी के सभी वीक एसिड है।
बच गए उसके एक दो के एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, जैसे एसिटिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, और भी जितने भी एसिड बच गए ना वो वीक एसिड है, मैलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, स्ट्रोंग स्ट्रोंग एसिड, वीक बेस। तो ये वीक एसिड की बात कर ली। अब स्ट्रोंग एसिड लगा दिया, ये स्ट्रोंग बेस की बात करें और वीक बेस की बात करें तो क्या होगा। स्ट्रोंग बेस है वो दुनिया में 5 स्ट्रोंग है, दुनिया में 5 स्ट्रोंग बेस है। कौन कौन से? सबसे ज्यादा स्ट्रोंग तो होता है CSOH, उसके बाद में नंबर आता है NaOH, स्ट्रोंग में सबसे कमजोर, उससे पहले KOH, उसके बाद में RbOH और BaOH की होल ट्वाइस। इस प्रकार से ये 5 स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग में भी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग CSOH है और स्ट्रोंगेस्ट एसिड है वो ClO4 है। और बच गए इनके अलावा जो वीक हैं उनकी बात करें NH4OH है, और भी बहुत से रह गए, MgOH की होल ट्वाइस रह गया, इसको मैग्नीशियम भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस मिलकर, अब देखो एक बात बताइए आपको, आप बताओ कि HCl कैसा है? तो ये स्ट्रोंग एसिड है क्योंकि HCl इस लिस्ट में आता है, और ये बैठा HCl, इसका मतलब ये स्ट्रोंग एसिड है। और इसकी क्रिया करवा दूं मैं NaOH के साथ। तो NaOH क्या है? NaOH ये रहा, ये भी स्ट्रोंग एसिड है, सो स्ट्रोंग बेस है। स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस जब क्रिया करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से। एसिड से प्राप्त हाइड्रोजन प्लस आयन और NaOH से प्राप्त OH माइनस आयन क्रिया करेंगे और H और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो देखो तो बचा क्या? Cl और Na, तो क्या बन गया? NaCl बन गया, और साथ में क्या बना है? जल, और साथ में आपको पता है एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस सभी क्रिया को दार्शनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो साल्ट है वो किस प्रकार का साल्ट है? स्ट्रोंग एसिड व स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है। तो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट होता है। इसकी पीएच है, ये भी स्ट्रोंग, ये भी स्ट्रोंग, ये चाहता है कि पीएच 7 से कम आए, ये चाहता है पीएच 7 से ज्यादा आए, तो दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों स्ट्रोंग, कोई नहीं जीता। ये मामला क्या रह गया? उदासीन रह गया। पीएच हमेशा क्या बनी रहती है? 7 बनी रहती है। तो अपने पीएच 7 ही बनी रहती है, यानी कि जितनी एच है उतनी OH है, पीएच 7 ही बनी रहती है। तो अपने इसको इस प्रकार से कह दें कि स्ट्रोंग एसिड व स्ट्रोंग बेस से मिलकर बने हुए साल्ट का जल अपघटन नहीं होता। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोंग एसिड व स्ट्रोंग बेस से मिलकर बने लवण का जल अपघटन नहीं होता। स्ट्रोंग एसिड व स्ट्रोंग बेस से मिलकर बने हुए लवण का जल अपघटन नहीं होता। तो देखो वीक एसिड व वीक बेस से मिलकर बने साल्ट का एग्जांपल होता है NaCl, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? इसकी क्रिया जल के साथ कराओ, जल का सूत्र होता है HOH, बता देगा। एक तरफ H जोड़ दो और एक तरफ OH जोड़ो, H के साथ Cl जोड़ा तो Cl बन गया, और HCl अपने जानते हैं कैसा एसिड होता है? स्ट्रोंग एसिड होता है। और NH4 के साथ OH जोड़ा तो ये NH4OH बन गया, ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है। तो NH4Cl है वो वीक बेस व स्ट्रोंग एसिड से मिलकर बना हुआ है। और लवण होती हैं, जितने भी दुनिया में लवण है वो सभी स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। उनका वियोजन हमेशा 100% होता है, यानी कि ये जो NaCl है, सॉरी NH4Cl है, NH4Cl है, ये हमेशा आयनों में टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NH4 प्लस अलग रहेगा, Cl माइनस से विलयन में टूट जाएगा, 100% वियोजन होता है। लेकिन जल 100% वियोजित तो नहीं होता, जल है वो
जल का कुछ ही पार्ट टूट पाता है, तो ये पूरा नहीं टूटता। और इसमें ये वीक है, वीक कभी पूरे टूटते ही नहीं, वीक है वो पूरे टूटते नहीं। तो अपने ये NH4OH को वैसा का वैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा नहीं टूट पाता। जबकि HCl ये स्ट्रोंग है, और स्ट्रोंग होता है वो पूरा टूट जाता है। स्ट्रोंग कहा ही उसे जाता है वे विद्युत अपघटन जिसका वियोजन 100% वो स्ट्रोंग है, और जिसका वियोजन 100% नहीं हो, कम होता है, वो क्या है, वीक है। तो इस प्रकार से टूट गया। अब देखो स्ट्रोंग तो टूट गया, वीक को अपने वैसा का वैसा लिख दिया। ये लवण है, ये साल्ट है, साल्ट हमेशा ही 100% टूटते हैं। और ये स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग एसिड हमेशा ही 100% टूटता है, लेकिन वीक एसिड है वो टूटता 100% नहीं टूटता। तो वीक एसिड को वैसा का वैसा लिखा, साल्ट को टूटा हुआ दिखा दिया, स्ट्रोंग एसिड को टूटा हुआ दिखा दिया। अब देखो ये मान लो कि अपने इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक के निकालें। तो के हमेशा कैसे निकलता है, साम्य नियतांक के निकालने के लिए हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना पड़ता है। और प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाले प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट है। और इधर वाले क्या है, रिएक्टेंट है। और इसमें जो सैन है उसको तो काट दो, इधर भी Cl और इधर भी Cl है। तो रिएक्टेंट कितने, प्रोडक्ट कितने बचे हैं, इतने, और रिएक्टेंट कितने बचे हैं, इतने। तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी रही, प्रोडक्ट में NH4OH है और H+ है, जबकि रिएक्टेंट में क्या है, NH4+ है और H2O है। तो आप सभी जानते हो कि जल की सांद्रता है वो समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, यानी कि जल की सांद्रता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। जल है उसकी सांद्रता में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आ पाता, यानी कि जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है। और जो चीज नियत बनी रहती है उसे अपने नियतांक कहते हैं। तो जल यहाँ पर क्या है, नियतांक है। तो एक नियतांक, जल नियतांक है, ये भी साम्य नियतांक है। तो नियतांक नियतांकों को एक जगह इकट्ठा कर दो। तो H2O को कहो इधर चलो, चलो चलो चलो, H2O को कहो इधर चलो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, K इंटू H2O। और K इंटू H2O को अपने क्या कह दें, KH कह दें। K इंटू H2O को क्या कह दिया, KH कह दिया। और KH क्या है, लवण का जल अपघटन स्थिरांक। KH को कहेंगे लवण का जल अपघटन नियतांक कहेंगे। तो KH का मान क्या रहेगा, बोलो। KH बराबर है NH4OH और H+ अपोन NH4+। ये रहेगा KH का मान। तो KH बराबर रहेगा NH4OH और H+ अपोन NH4+। तो ये आ जाएगा KH का मान। अब देखो अपने अब तक केवल प्रबल थे, उसको तोड़ा। दुर्बल गुण है, H2 दुर्बल है, NH4OH दुर्बल है। H2 का वियोजन किस प्रकार से होता है, तो या आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है वो H2 है और NH4OH है। उसका वियोजन किस प्रकार से होता है, H2 का वियोजन, इसका डिसोसिएशन निम्न प्रकार होता है। यानी कि H2O कैसे टूटेगा, ये देखो HOH इस प्रकार से टूटेगा, H+ और OH-। इसके लिए अपने के निकालें तो के प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अपॉन OH इनटू OH आयन की सांद्रता, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है, H2O है। H2O की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, नियत बनी रहती है तो नियतांक है, ये भी एक नियतांक है। तो वही बात है, इसको भी इधर ले जाओ। तो K इंटू H2O इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H+ और OH-। और K इंटू H2O को क्या कह देंगे अपने, KW कह देंगे। KW बराबर क्या आ जाएगा, H+ OH-
तो KW क्या है, जल के अंदर दो ही तो आयन आते हैं, H प्लस और OH आयन, OH माइनस। H प्लस और OH माइनस आयनों का क्या है, गुणनफल है। इसीलिए KW को क्या कहा जाता है, जल के आयनों का गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल है ये, जल का आयनिक गुणनफल है। तो KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया कि KW क्या चीज है, जल का आयनिक गुणनफल है। तो ये तो जल टूटा, इसी प्रकार से NH4OH कैसे टूटेगा, यानी कि अपने जल का वियोजन देखा आपने, तो NH4OH का वियोजन कैसे होगा, NH4OH भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, ये इस प्रकार से टूटता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। NH4OH के वियोजन में क्या होता है, NH4 प्लस और OH माइनस। तो अब देखो इसमें आगे क्या होगा, ध्यान से, क्षार है ये, दुर्बल क्षार है, यानी कि वीक बेस है। तो वीक बेस के लिए के निकालें तो के भी कह दें, यानी कि बेस का के है। तो प्रोडक्ट कौन से हैं, NH4 प्लस और OH माइनस। रिएक्टेंट कौन सा है, NH4OH है। तो ये आ जाएगा Kp। इसको अपने समीकरण नंबर दे दें, तो बताओ इस समीकरण को, ये तो मुख्य समीकरण होगी, इसको 1 नंबर समीकरण दे दिया जाए, इस समीकरण को 2 नंबर दिया जाए, इस समीकरण को 3 नंबर दिया जाए, और इस समीकरण को दिया जाए 4 नंबर। अब क्या करना चाहिए अपने को, समीकरण 3 में 4 का भाग दे देना चाहिए। समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर तो देखो क्या होगा, Kb क्या है, Kb बेस का वियोजन स्थिरांक है, यानी कि क्षार का वियोजन स्थिरांक है Kb, और Kw जल का आयनिक गुणनफल है, और ये लवण का वियोजन स्थिरांक है, लवण के जल अपघटन स्थिरांक बोल देते हैं इसको। अब देखो समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में 4 का भाग दिया, कहां है समीकरण 3, समीकरण 3 को बुलाओ, आधा वही समीकरण 3 कहां है, ये रही समीकरण 3। KW बराबर H प्लस और OH माइनस का गुणा है, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 आ गई, और समीकरण नंबर 4 क्या है, Kp बराबर KW अपॉन Kp बराबर क्या है, NH4 प्लस Kp का मान क्या है, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH है, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। ये समीकरण 3 थी KW बराबर, और ये समीकरण 4 थी, दोनों का भाग दे दिया गया है, जो कटता है उसको काट दो, देखो OH से OH कैंसिल हो गया, और ये बटे से भी बटे में है, तो NH4OH कहां जाएगा, ऊपर। तो देखो NH4OH को भेजा जा रहा है ऊपर, तो ये आ चुका है NH4OH है। अब देखो इस समीकरण का मिलान, इस समीकरण का मिलान समीकरण 2 से करो, समीकरण 2 से तुलना करने पर इसको अपने समीकरण नंबर कितनी कह दी जाए, 5। समीकरण 2 व 5 की तुलना करो, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद लिखना होता है ये कि समीकरण 2 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 5 की तुलना करने पर क्या होगा, समीकरण 2 थी कि KH बराबर क्या है, और समीकरण 5 ये है। तो देखो इसमें तो KW अपॉन KB बराबर ये है,
इसमें KH बराबर ये है। तो देखो इसमें ऊपर NH4OH रचा है, NH4OH और अच्छा है, नीचे क्या NH4 प्लस है, OH से OH कैंसिल हो गया था, ये दिखाई रह गया क्या, OH से OH कैंसिल हो गया था, तो ये बच्चा, इसका मतलब है इधर वाला सौदा दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, इसका मतलब KH और KW अपन के भी क्या है, बराबर है। तो करने से ये पता लग चुका है अपने को, क्या पता लगा, ये पता लगा कि KW अपॉन KB बराबर KH होता है। पता लगा कि नहीं लगा, KW अपॉन KB बराबर KH होता है, ये पता लग गया। अब देखो ध्यान से, अपने सबसे पहले क्या किया, एक अपने पास कोई साल्ट था NH4Cl, NH4Cl की क्रिया जल के साथ कराई तो एक वीक बेस बना और एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना। फिर क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग है, साल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो साल्ट को तोड़ दिया, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको पूरा तोड़ दिया, और जल और NH4OH वीक होने का ये नहीं टूटे। अब इससे Cl माइनस बना था और इससे भी Cl माइनस बना था, उसको तो आपस में काट दिया, बच गया ये। इसके लिए केक निकाला था वो ये है। जो दुर्बल थे वो टूटे हुए नहीं दिखाई, तो जल इस प्रकार से टूटता है, इसके लिए के निकाला तो आ गया। जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो इसको के के साथ जोड़कर एक नियतांक कर दिया जिसको KW का है। इसी प्रकार NH4OH का वियोजन, जो दुर्बल क्षार है उसका वियोजन इस प्रकार से होता है, इसके लिए KB निकाल दिया। फिर बाद में KW में KB का भाग देकर देखा तो KH के बराबर आ गया, तो KW अपॉन KB को अपने क्या कह दिया, KH कह दिया। अब अपने चाहते हैं कि इस प्रकार के लवण की pH क्या होगी, इस बात को समझो, इस प्रकार के लवण की pH क्या होगी। जैसे मान लो कि ये विक्रिया है, इसमें प्रारंभ में अपने ऐसे करें कि इसको प्रारंभ में 1 मोल लेकर चले, ये कितना लिया प्रारंभ में 1 मोल लिया, और ये प्रारंभ में अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो ये क्या है 0 मोल। तो ये क्या किया है अपने, प्रारंभ में मोल है, ये क्या है, ये प्रारंभ में मोल है। कुछ समय के पश्चात देखा कि एक में से H हाइड्रोलाइसिस हो गया, यानी कि वियोजित हो गए, H है उसका जल अपघटन हो गया, H मोल का जल अपघटन हुआ है, तो ये एक क्रिया करता है तो ये एक बनते हैं, एक एक बनते हैं, तो ये H क्रिया कर गया तो कितने बनेंगे HH। तो ये क्या है, किसी समय क्या है, मोल है, मोल की संख्या है, ये किसी समय मोल की संख्या है। अब क्या हुआ, किसी समय सांद्रता क्या होगी, 1 माइनस H को C से गुणा करेंगे तो HC और HC आ जाएगी। ये HC क्या ये है, किसी समय सांद्रता है, किसी समय सांद्रता आ गई 1 माइनस H इंटू सी, HC और HC, तो ये किसी समय सांद्रता आ गई है, और ये मान इसके अंदर रख दे KH वाले सूत्र में, तो KH बराबर क्या आ जाएगा, तो NH4OH की सांद्रता कितनी है, NH4OH की सांद्रता देखो HC है, NH4OH ये है ना, तो HC, इसकी जगह HC लिख दें, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है HC, और NH4 प्लस की सांद्रता कितनी है, NH4 प्लस की सांद्रता क्या है 1 माइनस H इंटू सी, तो 1 माइनस H इंटू सी, तो ये आ जाएगा कि H बराबर HC इंटू HC अपॉन 1 माइनस H इंटू सी। अब देखो होगा क्या, C से C कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, KH बराबर H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। तो H होता है कि जल अपघटन की मात्रा है, और जल अपघटन की मात्रा का मान 1 से काफी छोटा होता है, तो 1 माइनस H को क्या कह सकते हैं अपने, लगभग 1 कह सकते हैं। 1 माइनस H को 1 कह देंगे तो ये क्या आएगा, कि H का जो सूत्र आएगा वो क्या होगा H स्क्वायर C, कि H का सूत्र आया वो क्या हुआ H स्क्वायर C।
तो के एच बराबर आया एच स्क्वायर सी, तो सी को इधर लिया नीचे, तो के एच बटे सी का अंडर क्या आ गया एच। तो एच की जगह क्या हल लिख सकते हैं अपने, के एच बटे सी का अंडर, ये लो जी अंडर, के एच बटे सी का अंडर क्या आ गया एच। अब अपने जानते हैं के एच का मान तो क्या निकाला था आपने, के डब्ल्यू बटे के पी, तो के एच की जगह क्या लिख सकते हैं, के एच की जगह लिख सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के बी। ये देखो यहां से के एच बराबर के डब्ल्यू बटे के बी, ये सभी का नंबर है 6 से पता चला आपने को, के एच बराबर के डब्ल्यू बटे के बी, समीकरण 6 से पता चला कि एच का मान के डब्ल्यू अपॉन के बी होता है, ये एच बराबर आ गया, इसकी जगह तो आ रही है सी है, ये इसको सी को यहां पर बैठा रहेगा, यानी कि एच का मान आ गया के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, तो ये मान आ गया एच का। अब अपने चाहते हैं कि पीएच निकले, तो पीएच निकलने के लिए अपने को चाहिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अपने सूत्र में कहां है, देखो अपने सूत्र में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता देखो ध्यान से, कहां मिलेगी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये देखो यहां पर हाइड्रोजन आयन थे, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, ये किसी समय पर सांद्रता, ये तो थे प्रारंभ में मोल, और किसी समय मोल और किसी समय सांद्रता HC, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसी समय पर क्या है HC, यानी कि अपने जान गए, क्या जान गए कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो होती है HC, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर है H का मान ये होता है, अपने को ये भी पता है H का मान यहां से रखने पर, तो फिर क्या आ जाएगा के डब्ल्यू बटे के बी इंटू सी का अंडरूड, H का मान है और C इसके साथ है, तो ये नीचे वाले अंडरूड में सी है, ये सिंपल सी है, तो सिंपल सी को तो अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडरूड सी इंटू अंडरूड सी, तो इस सी को अपने एस से लिख सकते हैं अंडरूड सी इंटू अंडरूड सी, एक अंडरूड सी से एक अंडरूड सी कट जाएगा तो अंडरूड सी बचेगा, यानी कि अंदर लिख सकते हैं इसको, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आ जाएगी के डब्ल्यू बटे के बी, और सी और एक तो कट गई एक बच गई, तो सी इसकी ओवरऑल के क्या है अंडरूड है। अंडरूड को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अंडरूड को पावर के 1/2 पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको 1/2 पावर के रूप में लिख दो चाहिए। अब आ गई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आने के बाद पीएच है बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हो आप, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात है तो आप पीएच ज्ञात करना बहुत ही सरल काम है, कि लोग ले लो और लोग लेकर माइनस से लोग कर दो तो पीएच आ जाएगी। तो देखो ध्यान से क्या हुआ है, देखो ध्यान से कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता आई है वो है के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी की पावर 1/2। अब क्या किया, दोनों तरफ लोग लेने पर इधर भी लोग लिया गया, इधर भी लोग पे स्टैंड लगा दिया आपने, इधर भी लोग पे स्टैंड लगा दिया, इस प्रकार से लगा सकते हैं अपने। और लोग में जो गुणा में होते हैं वो जुड़ते हैं, भाग में होते हैं वो घटती हैं, पावर में होते हैं वो आगे आ जाते हैं। अपने ऐसा सभी जानते हो कि लोग m की पावर n होती है वो n लोग m हो जाती है, और लोग m बटे n होता है वो लोग m माइनस n हो जाता है, और लोग m इंटू n होता है वो लोग m प्लस लोग n होता है। ये सूत्र सभी आपके काम में लिए हुए हैं, आप सभी जानते हो। तो देखो 1/2 पावर है वो तो आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा लोग बेस 10 हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर 1/2 लोग बेस 10, ये तो 1/2 तो आगे आ जाएगी, या अपने यही लिखना चाहो तो 1/2 को यही लिख दो। अब देखो ये सबके साथ है, तो अब 1/2 को सबके साथ लिखना पड़ेगा, 1/2 log बेस 10 kw, ये गुणा में है तो गुणा वाली जुड़ती है, log बेस 10 kw प्लस 1/2 log बेस 10 c, और बट्टे वाली माइनस में आती है माइनस 1/2 log बेस 10 kb, इस प्रकार से आ जाएगा।
ये भी जानते हो कि पीएच होती है वो माइनस लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। पीओएच होती है वो माइनस लोग ओएच आयनों की सांद्रता होती है। पीकेए होता है वो माइनस लोग के की सांद्रता होती है। पीकेबी होता है वो माइनस लोग के बी की सांद्रता होती है। P की पावर x हो तो क्या होगा, माइनस लोग x। यानी कि P की पावर कुछ भी हो उसको लिखने का तरीका होता है माइनस लोग कुछ भी। जैसे P के ऊपर h था तो माइनस लोग h प्लस कह दिया, P के ऊपर OH था माइनस लोग OH कह दिया, P के ऊपर Ka था तो माइनस लोग Ka कह दिया, P के ऊपर Kb है तो माइनस लोग Kb, P के ऊपर x हो तो माइनस लोग x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अपने को माइनस लोग चाहिए, माइनस लोग h को pH कह देंगे। तो देखो इसके लिए अपने पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करना चाहिए। तो आप कहो संपूर्ण समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, लो जी माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, देखो इसको माइनस से गुणा किया गया, माइनस से गुणा करते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस का था तो माइनस का और ये माइनस का और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और माइनस लोग हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता को तो क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और माइनस लोग केडब्ल्यू को पीकेडब्ल्यू कह देंगे, पीकेडब्ल्यू। और बटे 2 है तो बटे 2 आ जाएगा। माइनस 1/2 log c है तो 1/2 log base 10 c कह दो। और देखो माइनस लोग केबी को पीकेबी कहते हैं, माइनस लोग केबी को पीकेबी कहते हैं। तो क्या होगा, इसको माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस है तो प्लस लोग केबी को माइनस पीकेबी कहेंगे। और ये प्लस लोग केबी है तो इसको क्या कह देंगे, माइनस लोग माइनस पीकेबी और ये पावर 2 बट्टे 2 है तो 2 आ जाएगा। तो सूत्र ये आ जाएगा पीएच बराबर है, पीकेडब्ल्यू का मान होता है वो होता है 14, तो 14/2 तो कितना आ जाएगा 7, तो पीएच का मान आ गया 7 माइनस 1/2 log base 10c माइनस 1/2 पीकेबी। तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 log base 10c माइनस 1/2 पीकेबी। तो यानी कि इस सूत्र की सहायता से आप कोई भी साल्ट है उसकी पीएच ज्ञात कर सकते हो। और इस साल्ट में देखो कि सूत्र में देखो ध्यान से कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहेगा कि पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। और वीक बेस चाहेगा फिर 7 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वीक का असर नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम आएगी, यानी कि पीएच के सूत्र में 7 से देखो 7 से कुछ ना कुछ घटेगा। तो देखो 1/2 log base 10c और माइनस यानी कि घटेगा 7 में से, पीएच हमेशा 7 से कम रहेगी। तो इस प्रकार से आप पीएच ज्ञात आसानी से कर सकते हो।